इंटरस्टेलर, बैक टू द फ्यूचर, टर्मिनेटर सीरीज और स्टार ट्रेक जैसी मूवीज के साथ हॉलीवुड ने टाइम ट्रैवल जैसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को दिखाने की कोशिश करी। वैसे ये अटेम्प्ट बॉलीवुड में भी हुआ, जहां पे बार बार देखो, जिसमें कि कटरीना कैफ और सिद्धार्थ मल्होत्रा लीडिंग रोल में थे, उन्होंने भी इस कॉन्सेप्ट के साथ कुछ आगे पीछे करने की सोची। और इसका रिजल्ट क्या हुआ? मैंने IMDb रेटिंग्स चेक करी तो मुझे ऐसा लगा कि जिस भी ऑडियंस ने ये मूवी देखी है, उन्होंने बस एक ही बात कही है कि भाई इस मूवी को बार बार तो कम से कम मत देखो। वैसे ये वीडियो किसी फिल्म का क्रिटिक वीडियो नहीं है। इस वीडियो में हम किसी चलचित्र की समीक्षा भी नहीं करने वाले, बस हम टाइम ट्रैवल की बात करने वाले हैं, और स्पेशली वो टाइम ट्रैवल जिसका रेफरेंस हमारे खुद के कल्चर में मिलता है। अमेजिंग है ना? क्योंकि शायद ये कहानियां उतनी ही पुरानी हैं जितना पुराना, ऐतिहासिक और सुंदर हमारा कल्चर है। हम लोग ऐसे टाइम पे जी रहे हैं जहां पे कमर्शियल स्पेस ट्रैवल अब रियलिटी बन चुका है, और मार्क जुकरबर्ग ने मेटावर्स को सोशल कनेक्शंस का फ्यूचर भी बता दिया है। इस सब के बीच में ऐसी कहानियां सुनना बहुत ही अलग चीज है। वैसे इससे पहले कि मैं इस कहानी पे आगे बढ़ूं, मैं ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ ये एक कहानी नहीं है जिसका रेफरेंस हमें मिलता है, बल्कि एक्चुअली 2-3 ऐसी कहानियां हैं, पर ये मेरी फेवरेट है। एक चीज और, टाइम डायलेशन इस कहानी को समझने के लिए समझना थोड़ा सा जरूरी है। टाइम डायलेशन होता क्या है? एक्चुअली इसको सिंपल वर्ड्स में बोला जाए जिससे मेरे जैसे आदमी को भी समझ आए, तो टाइम डायलेशन का मतलब है कि यूनिवर्स में अलग अलग जगह अलग अलग स्पीड से टाइम बीतता है। यानी कि कुछ जगहों पर टाइम तेजी से बीतता है, जबकि कुछ जगहों पर टाइम धीरे धीरे बीतता है। मतलब कोई एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड टाइम है ही नहीं। एक चीज और, सबसे पहले टाइम डायलेशन जैसा कॉन्सेप्ट डिस्कशन में आया ही कब? एंड देयर वर नो सरप्राइजेस। लेडीज एंड जेंटलमैन, मीट मिस्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन। इनकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में सबसे पहले टाइम डायलेशन का मेंशन होता है। अब बस इतना ही समझना काफी है और हम अपनी कहानी पे बढ़ सकते हैं। राजा ककुदमी कुशस्थली नाम के एक साम्राज्य, किंगडम के बहुत ही पावरफुल रूलर थे। उनकी एक बहुत ही सुंदर बेटी थी जिसका नाम रेवती था, और हर रिस्पॉन्सिबल फादर की तरह उनकी जिंदगी में भी एक प्रॉब्लम थी। उनको अपनी बेटी के लिए, अगर शुद्ध हिंदी में कहा जाए तो, सुयोग्य वर नहीं मिल रहा था। ही वॉज नॉट गेटिंग अ सुटेबल हस्बैंड फॉर हिज डॉटर। तो उनकी प्रॉब्लम का स्केल बाकी लोगों से थोड़ा ज्यादा था, क्योंकि वो पूरी पृथ्वी घूम आए थे पर उन्हें कोई मिला नहीं। तो इस सब से परेशान होकर ककुदमी ने सोचा कि अब अगर मुझे पृथ्वी लोक पे इसका आंसर नहीं मिल रहा है, तो पूरी दुनिया में एक ही ऐसी जगह है जहां पे मुझे इसका आंसर, इसका उत्तर मिल सकता है, और वो है ब्रह्मलोक। वैसे ये अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि वैसे तो ककुदमी को एक आम इंसान, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग दिखाया गया है, बट अगर उनके पास ऐसे रिसोर्सेज थे जिससे वो इंटर डायमेंशनल ट्रैवल कर सके, तो ये अपने आप में इंटरेस्टिंग है। खैर, ककुदमी और रेवती ब्रह्मलोक पहुंचते हैं, और कुछ देर इंतजार करने के बाद जब ब्रह्मा जी उनसे मिलते हैं, तो ककुदमी उनको अपनी परेशानी बताते हैं कि हे प्रभु, मैंने पूरी पृथ्वी ढूंढ ली, पर मुझे रेवती के लिए कौन सा लड़का छाड़ना चाहिए ये समझ में नहीं आया। और वो अपने लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स ब्रह्मा जी को बता देते हैं। ब्रह्मा जी उनकी बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप जब पृथ्वीलोक से यहाँ पे आए, उसमें काफी कुछ बदल चुका है। जिन लोगों के बारे में आपने मुझे बताया, जिनकी शादी आप रेवती के साथ शायद कराना चाहते थे, वो और ना जाने उनकी कितनी ही पीढ़ियां अब गुजर चुकी। जब ककुदमी पृथ्वीलोक से ब्रह्मलोक पहुंचे, तो 27 चतुर्युग बीत चुके थे, जो कि ह्यूमन टाइम स्केल के हिसाब से एक बहुत ही लंबा टाइम है। और इसी वजह से जिन लोगों को ककुदमी जानते थे और जो ककुदमी को जानते थे, ऐसे लोग अब रहे ही नहीं, और उनका एम्पायर कुशस्थली भी अब एक हिस्ट्री बन चुका था। ये सुनकर ककुदमी ऑब्वियसली थोड़े से परेशान हुए, पर ब्रह्मा जी ने उन्हें बोला कि देखो, जो हो चुका है वो तो हो चुका है, वो मैं भी नहीं बदल सकता, ये तो नियति की बात है। पर रेवती के लिए अभी पृथ्वी लोक में सिर्फ एक ही सुटेबल हस्बैंड है, और वो है भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम। वैसे अगर इस कहानी से हम रेवती को 1 मिनट के लिए अलग ही रख दें, अगर उनके शादी के डायलेमा को अलग रख दें, तब भी ये कहानी अपने आप में इंटरेस्टिंग है, क्योंकि
मॉडर्न साइंस और उससे निकली हुई टेक्नोलॉजी से हम अपनी लाइफ की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे सॉल्व करते जा रहे हैं और इतनी मल्टीपल इक्वेशन से अब साइंटिस्ट सिर्फ एक इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं जिसकी हेल्प से सेब गिरने से लेकर एटम बम से निकलने वाली एनर्जी तक एक्सप्लेन की जा सकती। ऐसे टाइम पे जब हमारे खुद के कल्चर से इतनी सुंदर कहानियां सुनने को मिलती हैं जो इतने कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को हजारों साल पहले बता चुके हैं, तो सही बताऊं मुझे बड़ा अच्छा लगता है। एंड आई होप सो कि इस वीडियो को देख के आपको भी अच्छा लगा होगा और आपका भी हमारी खुद के कल्चर को देखने का नजरिया थोड़ा सा और बेहतर हुआ होगा। एंड इफ दैट इज द केस देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू लिसन टू सच interesting videos in the future as well. And until then, adios.